हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, dense connective tissue, and an introduction to cartilage. So without wasting any time, let's dive deep into our today's topic. So today we are going to study about different types of adipose tissue. तो हेडिंग हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं टाइप्स. यहाँ पे टाइप्स कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू. तो जो एडिपोज टिश्यू है बेटा, ये बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं. एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू और एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू. इसको हम लोग लिखते हैं वाइट एडिपोज टिश्यू and the next one is brown adipose tissue. ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इनके पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं. तो वाइट एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, जैसे हमने इसके डायग्राम में देखा था कि ये एक सपोज कर लेते हैं एक एडिपोज टिश्यू है. इसके बीच में क्या होगा, एक फैट का सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट जमा हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे फैट का जो कीवर्ड है वो एक है और बड़ा है, मतलब सिंगल एंड लार्ज फैट ड्रॉपलेट इज ऑक्यूमुलेटेड. सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट होता है इसमें. ठीक है ना. अब चूंकि बीच में तो पूरा फैट आ गया, इसने साइटोप्लाज्म को कोने की तरफ, किनारे की तरफ पुश कर दिया और इसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट बहुत कम होता है. सो दिस इज सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, और इसमें बहुत थोड़े माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे वाइट एडिपोज टिश्यू की. इसी तरह से अगर हम लोग ब्राउन एडिपोज टिश्यू को देखें तो इसमें फैट के छोटे छोटे बहुत सारे ब्राउन कलर के ड्रॉपलेट्स पाए जाएंगे. मान लेते हैं कि ये एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू है. ठीक है, अब इसमें फैट के छोटे छोटे बहुत सारे ब्राउन रंग के ड्रॉपलेट्स पाए जाएंगे. फाइन, ये सब इनका ब्राउन रंग का फैट ड्रॉपलेट है. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. मैनी स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, मैनी स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे ब्राउन रंग के फैट ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा, बड़ा होगा. ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट है. दीज आर सराउंडेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, मेनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट. मेनी माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, अब इसके जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, और ब्राउन कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट जमा हो जाते हैं. ठीक है, फैट ड्रॉपलेट्स आर brown color due to high concentration of iron containing cytochrome pigment. cytochrome
पिगमेंट। ठीक है, अब हम इनके लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, इनके लोकेशन की बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? हमारे सेल्स का पावर हाउस होते हैं। ठीक है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, तो पैदा होने से जस्ट पहले वो माँ के गर्भ में, मतलब माँ के इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है, जहाँ पे जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उतना होता है, दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। ठीक है, या फिर 37.5 डिग्री सेल्सियस, मोटा मोटा इतना होता है। ठीक है, तो जब बच्चा माँ की बॉडी से पैदा होकर के बाहर निकलता है तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे तुरंत एक्सपोज्ड हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो वो जब 37 या 38 डिग्री सेल्सियस से वो जब एक्सपोज होता है 25 डिग्री के टेम्परेचर पे, ठीक है, एक एवरेज रूम टेम्परेचर के टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, टेम्परेचर में 13 डिग्री का डिफरेंस आ गया। मतलब बाहर का टेम्परेचर 13 डिग्री कम है, तो बच्चे के लिए, तो बच्चे की बॉडी को क्या होगा, वो एकदम से टेम्परेचर शॉक में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो उस बच्चे को पैदा होते वक्त बचाने के लिए, उस टेम्परेचर या फिर थर्मल शॉक से बचाने के लिए क्या किया है, नेचर ने उस बच्चे की बॉडी पे भर भर के ब्राउन एडिपोज टिश्यू रख दिया है। ठीक है, उसके बट्स के अराउंड, उसकी थाइस के अराउंड, उसके बेलीज के अराउंड क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू का बहुत ज़्यादा जमाव होकर के रहता है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनका स्किन बहुत ज़्यादा फ्लफी या फिर स्मूथ या डेलिकेट होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ भरे होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे। तो हम लोग इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फाउंड इन न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है, और उन जानवरों में भी ये पाया जाता है। ठीक है, जो जानवर हाइबरनेट करते हैं। ठीक है, जो जानवर जाड़े के मौसम में सो जाते हैं, ये उन जानवरों में भी पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब वो सो रहे हैं, वो ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बॉडी में तो एनर्जी चाहिए, तो उस कंडीशन में, उस हाइबरनेशन के कंडीशन में, उस सोते वक्त की कंडीशन में, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू ही उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दीज आर फाउंड इन न्यू बॉर्न बेबीज एंड hibernating mammals, hibernating mammals। ठीक है, also they are making the 5 to 6% body weight of newborn human as well as rabbit body. They are making 5 to 6% body weight of newborn human and rabbit body। और ये जो दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये हीट जनरेशन से रिलेटेड है। सो दे जनरेट्स हीट। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग खाने की तौर पे नहीं खा सकते हैं। ये एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हीट जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट खाना समझ करके खा लें। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट है, कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट टू फूड। ठीक है, उन एनिमल्स में जिनमें ये जमा हो रहा है, तो उन एनिमल्स के फैट को हम एज अ फूड टेक नहीं कर सकते, खाने का सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते। कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट टू आवर फूड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात नोट में लिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये जो फैट होते हैं, ये फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी में एक हार्मोन भी बनाते हैं, और इस हार्मोन का नाम है बेटा लेप्टिन। इस हार्मोन को हम लोग लेप्टिन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये हमारे बॉडी फैट एंड बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं। फैट का कितना हमारे बॉडी में बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। ठीक है, तो फैट इस बात को खुद अपने आप भी रेगुलेट करने के लिए पॉसिबल है, और ये अपने आप को रेगुलेट करता है एक हार्मोन बना करके, जिस हार्मोन का नाम है लेप्टिन। ठीक है, सो दिस लेप्टिन, it is produced by adipocyte, produced
by adipocytes, and this leptin regulate बॉडी फैट, और ऑब्वियसली अगर ये बॉडी फैट को रेगुलेट करेगा तो हमारे बॉडी वेट को भी रेगुलेट करेगा, एंड बॉडी वेट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एडिपोसाइट को कंप्लीट कर लिया। इसी लाइन में जो हमारा नेक्स्ट टिश्यू है दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग अगेन यहाँ पे एक फ्रेश हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, मैट्रिक्स कम होंगे और फाइबर ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ये टफ या फिर डेंस होगा। ठीक है, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि हमने देखा था दो टाइप्स के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे फाइबर का रेगुलर ओरिएंटेशन है, और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे इनकी फाइबर्स का इररेगुलर ओरिएंटेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को। डेंस रेगुलर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं सीटी, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। और ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये इनके दो एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है टेंडन, और एक हमें पढ़ना है लिगामेंट। ठीक है, अब हम लोग इनके पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेंडन जो है इनमें बेटा कोलेजन फाइबर होता है। क्या होता है, कोलेजन फाइबर कंटेन कोलेजन, और जहाँ भी कोलेजन आएगा वो स्ट्रक्चर टफ हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर इन इलास्टिक हो जाएगा। दैट्स वाई टेंडन्स आर ऑल्सो इन इलास्टिक इन नेचर, इन इलास्टिक। ठीक है, और ये कॉर्ड लाइक होते हैं, मोटे मोटे रस्सा जो होता है ना, जो रस्सा होता है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में रस्सा की तरह, रस्सी नहीं, मोटा मोटा, ठीक है, रस्सा की तरह रहते हैं। सो दीज आर कॉर्ड लाइक। ठीक है, और ये बहुत नेचर से स्ट्रांग होते हैं। फाइन, और ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, टेंडन जो है इट ऑलवेज कनेक्ट मसल टू बोन, या उल्टा भी कह सकते हैं बोन टू मसल। कीवर्ड क्या है यहाँ पे, मसल एंड बोन। ठीक है, सो दिस कनेक्ट्स स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। फाइन, अब हम लोग लिगामेंट्स के पॉइंट को लिखते हैं। तो जो लिगामेंट जो है वो कोलेजन प्रोटीन से तो बना होता है, लेकिन इसके कोलेजन में थोड़े थोड़े इलास्टिन प्रोटीन यानी येलो फाइबर भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे इलास्टिन या येलो फाइबर की होने की वजह से इनमें लचक आती है, ये थोड़े लचीले होते हैं, ये नेचर से इलास्टिक हो जाते हैं। ठीक है, कंटेन कोलेजन एंड फ्यू इलास्टिन, इलास्टिन। और यहाँ पे इलास्टिन प्रोटीन होने की वजह से ये नेचर से इलास्टिक हो जाते हैं। फाइन, अब लिगामेंट जो है, जैसे हमने सीखा था टेंडन के बारे में, टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन। ठीक है, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। लिगामेंट किसको कनेक्ट करते हैं, दे कनेक्ट्स बोन टू बोन, कनेक्ट्स बोन टू बोन। एमसीक्यू बनाते हुए आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को बनाइएगा कि टेंडन जो है दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, वाइल लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। हड्डी को आपस में जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर है वो लिगामेंट है, मतलब एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो स्ट्रक्चर जोड़ते हैं वो लिगामेंट है, और हमारी बॉडी में मसल को बोन से जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर है वो टेंडन है। ठीक है, अब एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट में लिखते हैं। नोट में हम लोग यहाँ पे स्प्रेन के बारे में लिखेंगे, स्प्रेन क्या होता है। तो बस एक्चुअल में ये क्या होता है डिटेल में तो हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें बस इतना जान लेना है कि स्प्रेन्स आर एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। इसका जो की वर्ड है वो है एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को। अगला जो है टिश्यू टाइप दैट इज डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगेन इसकी हम लोग फ्रेश हेडिंग बना रहे हैं, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी स्किन की बेटा 2 लेयर होती है। ऊपर वाली जो लेयर जो बाहर हवा में एक्सपोज होती है उसे हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो नीचे में होती है उसे डर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस इसके लोकेशन की ही बात करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सो दीज आर प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ आवर स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है, और जो हमारे बॉडी ऑर्गन होते हैं उनके चारों तरफ भी ये एक छिलके की तरह प्रेजेंट होता है, एक कवर की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन। ठीक है, अब ये किस ऑर्गन के चारों तरफ है, किस ऑर्गन की कवरिंग बना रहा है, उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रख दिया है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कवरिंग ऑफ लीवर बना रहा है तो इसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे, कवरिंग ऑफ लीवर, तब हम इसे ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, अगर ये कवरिंग ऑफ बोन बना रहा है, कवरिंग ऑफ बोन बना रहा है, तब हम इसे पेरीऑस्टियम बोलेंगे। ऑस्टियम वर्ड जो है वो हमेशा बोन से रिलेटेड है, और पेरी कहने का मतलब है पेरीफेरी, उसके चारों तरफ। तो बोन के चारों तरफ जो कवरिंग है उसे हम लोग पेरीऑस्टियम बोलते हैं, पेरीऑस्टियम। ठीक है, और अगर ये कवरिंग ऑफ कार्टिलेज बना रहा है, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, तब हम इसे पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम। यहाँ पे कॉन्ड्रो वर्ड जो है वो हमेशा कार्टिलेज से रिलेटेड है। और अगर ये कवरिंग ऑफ हार्ट बना रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलेंगे, कवरिंग ऑफ हार्ट, तब हम इसे पेरिकार्डियम बोलेंगे, पेरिकार्डियम। तो यहाँ तक हमने डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को भी कंप्लीट कर लिया। इसी लाइन में जो हमारा नेक्स्ट टिश्यू का एग्जांपल है दैट इज कार्टिलेज। तो अगेन हम यहाँ पे एक फ्रेश हेडिंग बना लेते हैं, किसका, कार्टिलेज का। ठीक है, अब कार्टिलेज से रिलेटेड आपको 2 कीवर्ड्स हर हाल में याद रखना ही रखना है। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो नेचर से तो सॉलिड होते हैं लेकिन ये प्लाएबल होते हैं, मतलब इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, इन्हें दबाया जा सकता है, इन्हें मोड़ा जा सकता है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जो हमारा ईयर है, हमारा जो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना का पार्ट है, उसको हम मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, और वो वापस अपने शेप को रीगेन कर लेता है। तो जो हमारा कान है, बाहर की तरफ जो कान निकला हुआ है, वो सॉलिड स्ट्रक्चर तो है लेकिन वो कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल कहने का मतलब वो प्लाएबल है। सो कार्टिलेजेस आर ऑलवेज सॉलिड एंड प्लाएबल। ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो डेफिनेटली वो नेचर से तो हार्ड होगा। ठीक है, और अगर वो प्लाएबल है इसका मतलब है वो कॉम्प्रेसिबल होगा, कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, अब इस कार्टिलेज को टिश्यू लेवल पे समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेंगे। मान लेते हैं ये कार्टिलेज के एक छोटे से पीस को हम लोग माइक्रोस्कोप पर व्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज का एक छोटा सा सेक्शन है जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप पे व्यू कर रहे हैं। फाइन, ठीक है, तो ये इसके जो चारों तरफ मैंने अभी बाउंड्री बनाई है, ये कार्टिलेज का आउटर कवरिंग है जिसे हम लोग पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी इंटरनल लाइनिंग भी होगी, और इसकी इंटरनल लाइनिंग का एज सच पेरिकॉन्ड्रियम जैसा कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये इसकी हमने आउटर लेयर और इंटरनल लेयर को यहाँ बना दिया। यहाँ पे मैं
इसको थोड़ा अच्छे से अलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। ठीक है, अब इसके चारों तरफ कुछ सेल्स अरेंज होते हैं। इसकी जो पेरीफेरी है, इसकी पेरीफेरी में चारों तरफ कुछ सेल्स अरेंज्ड होते हैं। इन सेल्स को जो है हम लोग कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। एंटायर बायोलॉजी में जहाँ कहीं भी वर्ड ब्लास्ट आए, इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि कुछ नया बनने वाला है। तो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इसमें भी ब्लास्ट वर्ड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सेल्स जो हैं कुछ नया चीज़ बनाने वाले हैं, है ना। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है, ये कार्टिलेज की सेल्स को बनाएंगे, मतलब ये कॉन्ड्रोसाइट्स को बनाने वाले हैं। ठीक है, ये सब कॉन्ड्रोब्लास्ट है जो कि हमेशा इसकी चारों तरफ मतलब इसकी पेरीफेरी पे अलाइंड रहते हैं। ठीक है, अब है तो ये कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके 3 कंपोनेंट तो होंगे ही, सेल, फाइबर, मैट्रिक्स। सेल्स जैसा कि हमने बोला था, जैसा कि हमने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते जाएंगे, सेल्स को देखते जाएंगे, तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सेल्स को देखी है और यहाँ पे भी हम लोग कॉन्ड्रोब्लास्ट को देख रहे हैं। तो सेल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इसका जो अगला कंपोनेंट है वो क्या रहेगा बेटा, वो इनकी मैट्रिक्स होगी। तो ये क्या है, ये इस कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स है। ठीक है, ये इस कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सब इस कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स है। ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारा जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस बना रहे हैं, ये कार्टिलेज का मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं ताकि आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे अच्छे से समझें। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में, ठीक है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि कहीं कहीं पे जो है वो ओपन स्पेसेस होते हैं और इन ओपन स्पेसेस को हम लोग लैक्यूनी कहते हैं। ठीक है, ये सब इसकी लैक्यूनी है। सपोज यहाँ पे एक ओपन स्पेस है और इस ओपन स्पेस में इसकी ये एक लैक्यूनी है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ओपन स्पेस है। ठीक है, ये सब इसकी ओपन स्पेस है, ये सब इसकी ओपन स्पेस है। ठीक है, और ओपन स्पेस है। ठीक है, यहाँ तो मैंने इरेज करके समझाया ओपन स्पेस से, और इन ओपन स्पेस को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बाउंड्री भी बना देता हूँ ताकि आप लोग समझें कि ये इसकी लैक्यूनी है। इन ओपन स्पेस को हम लोग लैक्यूनी बोलते हैं। ठीक है, और लैक्यूनी के चारों तरफ क्या होता है, इसके फाइबर्स ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, ये सब इसके फाइबर्स, ये इसके फाइबर्स इसके मैट्रिक्स में रहते हैं, डैंगल करते रहते हैं। ये सब इसके फाइबर्स हैं। ठीक है, और अब इन लैक्यूनी के अंदर कार्टिलेज का सेकंड सेल टाइप रहेगा। ठीक है, और इन सेल टाइप्स को जो है हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। हर एक लैक्यूनी में कम से कम एक कार्टिलेज सेल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 कार्टिलेज सेल तक हो सकता है, और इन कार्टिलेज सेल्स को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये सब क्या है, ये इसकी कार्टिलेज सेल्स या फिर कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। कहीं पे 1 दिखा देते हैं, कहीं पे 2 दिखा देते हैं, कहीं पे हम लोग 3 दिखा देते हैं, कहीं पे हम लोग 4 भी दिखा देते हैं, मतलब 3-4 कार्टिलेज सेल तक पर लैक्यूनी में रह सकते हैं। ठीक है, तो 2 सेल टाइप हमने कार्टिलेज का देख लिया, एक कॉन्ड्रोब्लास्ट और एक कॉन्ड्रोसाइट। और इसके अलावा है ना, इन कार्टिलेज सेल्स को मतलब इन कॉन्ड्रोसाइट्स को खाने वाली सेल्स भी रहती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। ठीक है, कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या है, वो एक तरह के मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। ये सब बेटा कॉन्ड्रोक्लास्ट है, ये भी मैट्रिक्स में है। दीज आर कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो हमने एक रफ कार्टिलेज के टिश्यू का डायग्राम बना लिया है। अब जो बात मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, इससे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो कार्टिलेज टिश्यू है, इनमें ब्लड वेसल्स जो हैं ये सिर्फ इसकी पेरीफेरी पे होती हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ इसके पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे होती है, ये इसकी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये सब इसकी
ब्लड वेसल्स है जो कि कार्टिलेज के किनारे किनारे पे होती है, बीच में इसकी मैट्रिक्स में कभी भी ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं होंगे। अब क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं सिर्फ इसके किनारे किनारे में है, टिश्यू का जो इंटरनल पार्ट है उसको तो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, और अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा इसका मतलब है टिश्यू को ना कोई न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर कार्टिलेज कभी टूट जाएगी तो कार्टिलेज का जुड़ना दोबारा से बहुत मुश्किल होगा, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाएगी। ठीक है, एक्सटर्नल सर्जरी करके सिलिकॉन वगैरह के प्लेट्स लगाने पड़ते हैं अगर कार्टिलेज टूट जाता है तो। ठीक है, और कार्टिलेज की रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कार्टिलेज टिश्यू का जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पे ब्लड वेसल्स तो होती ही नहीं है, तो उनको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन तो पहुँच ही नहीं रहा है। लेकिन इसके अपोजिट जब हम लोग बोन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं हैवर्शियन कनाल के थ्रू बोन की जो टिश्यू है उसके अंदर अंदर तक गई रहती है, इसीलिए बोन टूट तो जाता है लेकिन टूटने के बाद वो दोबारा जुड़ भी जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके इंटरनल टिश्यू को जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू न्यूट्रिशन वगैरह का सप्लाई मिलते रहता है, लेकिन कार्टिलेज को यहाँ पे कार्टिलेज का जो इंटीरियर पार्ट है उसे किसी भी तरह का न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स इंटीरियर में तो है ही नहीं बल्कि ये सिर्फ इसके चारों तरफ इसकी करीब अवेलेबल है। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम एक एक करके लेबल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके एक्सटर्नल कवरिंग से स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, अब पेरिकॉन्ड्रियम के बाद हम इसके फाइबर को लेबल कर लेते हैं। दीज आर कोलेजन। कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर हो सकते हैं या फिर इलास्टिन फाइबर भी हो सकते हैं। कार्टिलेज के फाइबर कोलेजन भी हो सकते हैं। एमसीक्यू में जहाँ पे कोलेजन रहे जहाँ पे इलास्टिन रहे तो आप बोथ ऑफ द पे टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके फाइबर कोलेजन या फिर इलास्टिन हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि किस टाइप का कार्टिलेज है वहाँ पे कोलेजन या इलास्टिन होगा। ठीक है, और किस टाइप का कार्टिलेज है इसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, अगर इस कार्टिलेज में इलास्टिन आ गया, इलास्टिन फाइबर आ गया तो ये सॉफ्ट कार्टिलेज बनाएगा, सॉफ्ट कार्टिलेज। एज फॉर एग्जांपल हमारा ईयर पिन्ना, इसका एग्जांपल है ईयर पिन्ना। और अगर कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर आ गए तो ये हार्ड कार्टिलेज बनाएगा, ये हार्ड कार्टिलेज बनाएगा। और इसका जो एग्जांपल है बेटा वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, अब इसके मैट्रिक्स को हम लोग लेबल करते हैं। ये येलो जो शेड हमने किया ये क्या है, ये इसका पूरा मैट्रिक्स है, और इसकी मैट्रिक्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को हम लोग कॉन्ड्रिन कहते हैं। ठीक है, अब ये सेल्स जो दिख रहे हैं इर्रेगुलर फैशन में ये भी एक कार्टिलेज सेल्स हैं जो कि दूसरे कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब कार्टिलेज सेल्स को खाने का काम करती हैं। ठीक है, दीज आर कॉन्ड्रोक्लास्ट। ये क्या है बेटा, ये एक तरह के मॉडिफाइड मैक्रोफेज हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं का खुद कार्टिलेज की सेल्स को खाते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, इसके बारे में भी और हम लोग कुछ पॉइंट बाद में लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग नोट बना देते हैं। इस नोट वाले पॉइंट को हम लोग बाकी डायग्राम को लेबल करने के बाद देखेंगे। ठीक है, अब ये जो है बेटा ये इसकी लैक्यूनी है, इसको हम लोग लैक्यूनी कहते हैं। ठीक है, और इस लैक्यूनी के अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर कार्टिलेज सेल्स, ये जो है लैक्यूनी कंटेन्स मेनी कॉन्ट्रोसाइट्स, लैक्यूनी कंटेनिंग, इस वाली लैक्यूनी में बहुत सारे कॉन्ट्रोसाइट हैं, कंटेनिंग मेनी कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ये 1 से 3 4 तक हो सकते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनको हम लोग डिफाइन करते हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग
सेल, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट लेबल रह गया है वो है एक कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? ये कार्टिलेज सेल फॉर्मिंग सेल है, मतलब कॉन्ड्रोसाइट फॉर्मिंग सेल्स हैं। दीज आर कॉन्ड्रोसाइट फॉर्मिंग सेल्स। इसके बारे में भी हम लोग कुछ पॉइंट नोट्स में लिखेंगे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।